शाम के 5 बज चुके थे। शहर के प्रतिष्ठित राठौर भवन में आज असामान्य हलचल थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। रसोई में एक साथ कई तरह के व्यंजन बन रहे थे और ड्राइंग रूम को फूलों से सजाया जा रहा था। कारण था परिवार के सबसे बड़े सदस्य जगदीश राठौर के पुराने मित्र और प्रसिद्ध उद्योगपति हरिशंकर मेहता कई वर्षों बाद पहली बार इस घर में आने वाले थे। पूरे परिवार को उम्मीद थी कि यह मुलाकात व्यापार के लिए बड़ी सौगात साबित होगी, लेकिन इस पूरे घर में सबसे ज्यादा काम जिस पर था उसका नाम था सिया। वह इस घर की बहू थी, पर उसका जीवन किसी सम्मानित बहू जैसा नहीं था। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक घर का हर काम उसी के हिस्से में आता था। सास शैलजा देवी हर 5 मिनट में नई आवाज लगा देती। सिया मिठाई की प्लेटें तैयार हुई या नहीं? सिया ऊपर वाले कमरे की चादर बदल दो। सिया मेहमानों के लिए चाय भी बना दो। सिया बिना शिकायत सब करती रही। उसके माथे पर पसीना था, हाथों पर गर्म बर्तन के निशान थे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। तभी उसका पति आर्यन अपने कुछ दोस्तों के साथ हंसते हुए अंदर आया। उसने सिया की ओर देखा और जोर से बोला, अरे, इसे देखकर हैरान मत होना। यह मेरी पत्नी नहीं, हमारे घर की स्थायी नौकरानी है। इसे काम करते रहने की आदत है। दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। किसी ने मजाक में कहा, यार, इतनी मेहनती नौकरानी हो तो तनख्वाह कितनी देते हो? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तनख्वाह इसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वही बहुत है। यह सुनकर पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। केवल सिया चुप रही। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो इस घर में फिर वही आरोप लगेंगे, बहुएं जुबान चलाने लगी हैं। उसी समय मुख्य दरवाजे पर घंटी बजी। बाहर एक लगभग 70 वर्ष का साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग खड़ा था। हाथ में पुराना चमड़े का बैग था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजा खुलते ही आर्यन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में बोला, अभी समय नहीं है, बाद में आना। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आर्यन ने बिना उनकी बात सुने दरवाजा लगभग बंद ही कर दिया। तभी पीछे से सिया दौड़ती हुई आई। उसने धीरे से कहा, बाबा, आप अंदर आइए, पहले पानी पी लीजिए, इतनी गर्मी में खड़े हैं। उसने उन्हें बरामदे में कुर्सी पर बैठाया, ठंडा पानी दिया और पूछा, कुछ खाया है आपने? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, सुबह से नहीं। सिया तुरंत रसोई में गई। वहां मेहमानों के लिए बने व्यंजनों में से कुछ भी नहीं उठाया। उसने अपने हिस्से की 2 रोटियां, थोड़ी दाल और सब्जी एक साफ थाली में सजाई और उनके सामने रख दी। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने पहला कौर खाते हुए सिया से पूछा,
बेटी, इस घर में तुम्हें इतना काम करते देखकर भी कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। सिया हल्के से मुस्कुराई। सम्मान मांगने से नहीं मिलता बाबा, कभी न कभी इंसान के कर्म ही उसकी पहचान बनते हैं। बुजुर्ग ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा, फिर अपने बैग पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, ठीक कहा तुमने। कभी कभी एक थाली भोजन और दो मीठे शब्द ऐसी किस्मत लिख देते हैं जिसे बड़े बड़े लोग भी खरीद नहीं पाते। सिया उनकी बात का अर्थ समझ नहीं सकी। तभी बाहर से आर्यन की तेज आवाज आई, सिया कहाँ मर गई, मेहमान आने वाले हैं। सिया जल्दी से उठकर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि वह बुजुर्ग अपने बैग से एक मोटा सील बंद लिफाफा निकालकर देर तक उसे देखते रहे। उस लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जगदीश राठौर की अंतिम वसीयत केवल पूरे परिवार के सामने खोली जाए। सिया को यह पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को पूरा घर एक साधारण बूढ़ा समझकर ठुकरा रहा था, वही कुछ घंटों बाद ऐसा सच सुनाने वाला है जिसने राठौर परिवार की वर्षों पुरानी शान, अहंकार और रिश्तों की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात के 8 बजते ही राठौर भवन रोशनी से जगमगा उठा। हरिशंकर मेहता अपने परिवार के साथ पहुंच चुके थे। पूरे घर में उनकी आवभगत हो रही थी। आर्यन, उसका छोटा भाई, विवेक और सास शैलजा देवी उनके सामने अपनी संपन्नता और संस्कारों का बखान करने में लगे थे। कोई नहीं जानता था कि बरामदे में बैठे वही साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस हर चेहरे के भाव पढ़ते रहे। उधर सिया लगातार रसोई और मेहमानों के बीच दौड़ रही थी। किसी ने उससे यह तक नहीं पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। उसके हाथ गर्म कढ़ाई से जल चुके थे, फिर भी वह मुस्कुराकर हर मेहमान की प्लेट भर रही थी। हरिशंकर मेहता की पत्नी ने जब यह दृश्य देखा तो धीमे से शैलजा देवी से कहा, बहू सुबह से काम कर रही है, इसे भी थोड़ा आराम करने दीजिए। शैलजा देवी तुरंत हंसकर बोली, अरे बहन जी, इसे काम करने की आदत है, खाली बैठे तो इसकी तबीयत ही खराब हो जाती है। यह सुनकर सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन सिया का दिल एक बार फिर चुपचाप टूट गया। दावत खत्म होने ही वाली थी कि जगदीश राठौर ने सबको ड्राइंग रूम में बुला लिया। उनकी सांसें पहले से भारी चल रही थी, लेकिन आवाज आज भी पहली जैसी दृढ़ थी। उन्होंने कहा, आज मैंने आप सबको केवल मेहमानों के लिए नहीं बुलाया। कई वर्षों से मेरे मन पर एक बोझ है जिसे अब उतार देना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी वही बुजुर्ग धीरे धीरे भीतर आए। उन्हें देखते ही जगदीश राठौर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और सम्मान से बोले, आइए अधिवक्ता शरद माथुर जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। यह सुनते ही पूरा परिवार चौंक गया। आर्यन और विवेक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस व्यक्ति को उन्होंने कुछ घंटे पहले दरवाजे से लौटाने की कोशिश की थी, वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं
बल्कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी बदतमीजी भी याद आने लगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। शरद माथुर ने अपने पुराने चमड़े के बैग से वही सीलबंद लिफाफा निकाला। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की नजर उसी पर टिक गई। आर्यन के मन में खुशी दौड़ गई। उसे विश्वास था कि दादाजी अपनी फैक्ट्री, हवेली और जमीन का अधिकांश हिस्सा उसी के नाम कर गए होंगे। विवेक भी मन ही मन अपनी हिस्सेदारी का हिसाब लगाने लगा। लेकिन तभी जगदीश राठौर ने धीमे स्वर में कहा, वसीयत पढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। यह संपत्ति मेरे लिए कभी सबसे बड़ी चीज नहीं रही। सबसे बड़ी दौलत इंसान का चरित्र होता है। इसलिए इस वसीयत का फैसला खून के रिश्तों से नहीं, कर्मों से जुड़ा है। यह सुनकर पूरे कमरे में बेचैनी फैल गई। आर्यन ने झुंझलाकर कहा, दादाजी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इतनी रहस्यमयी बनाई जा रही है? जगदीश राठौर ने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल शरद माथुर को सिर हिलाकर इशारा किया। उसी समय सिया चुपचाप ट्रे में चाय लेकर अंदर आई। उसने देखा कि सब लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, इसलिए वह हमेशा की तरह सबसे पीछे खड़ी हो गई। तभी जगदीश राठौर ने पहली बार पूरे परिवार के सामने ऊंची आवाज में कहा, सिया, वहां क्यों खड़ी हो? आज तुम इस घर की बहू की जगह बैठोगी, नौकरानी की तरह नहीं। यह सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगी। आर्यन ने हैरानी से दादाजी की ओर देखा। सिया घबरा गई और बोली, नहीं बाबूजी, मैं यहीं ठीक हूँ। जगदीश राठौर की आवाज और कठोर हो गई, यह मेरा आदेश है। आज सच सामने आएगा और उसके बाद इस घर में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। सिया कांपते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी धड़कनें तेज थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों बाद खुलने वाला वह सीलबंद लिफाफा केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि वर्षों से छिपे एक ऐसे सच का फैसला सुनाने वाला था, जिसके बाद आर्यन का सिर शर्म से झुक जाएगा और पूरे राठौर परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। ड्राइंग रूम में ऐसी खामोशी थी कि हर किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। अधिवक्ता शरद माथुर ने मेज पर रखा सीलबंद लिफाफा अपने हाथों में उठाया और बोले, इस वसीयत को लिखवाते समय जगदीश जी ने मुझसे एक ही बात कही थी, मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति उस इंसान के हाथों में जानी चाहिए जो रिश्तों की कीमत जानता हो, केवल पैसों को नहीं। इसलिए आज उसे जो कुछ भी पढ़ा जाएगा उसे बीच में कोई नहीं रोकेगा। इतना कहकर उन्होंने लिफाफा खोला। जैसा ही पहला पन्ना सामने आया, कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक गई। आर्यन की मुठ्ठियां कस चुकी थी। उसे पूरा भरोसा था कि हवेली, फैक्ट्री और करोड़ों की संपत्ति उसी के नाम होगी।
सिया सबसे पीछे सिर झुकाए बैठी थी। उसे संपत्ति से कोई लेना देना नहीं था। उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि बाबूजी ने उसे आज सबके सामने सम्मान से बैठने के लिए क्यों कहा। शरद माथुर ने पढ़ना शुरू किया। मैं जगदीश राठौर पूर्ण मानसिक संतुलन में यह वसीयत लिखवा रहा हूँ। मेरे दोनों पोते शिक्षित हैं, सक्षम हैं और अपना जीवन स्वयं चला सकते हैं, लेकिन इस घर में एक ऐसी इंसान भी है जिसने कभी अपने अधिकार नहीं मांगे, फिर भी हर कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, मेरी दवाइयाँ समय पर दी, मेरे कारोबार का कागज संभाले और सबसे बड़ी बात, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। इसलिए मेरा पहला निर्णय है कि मेरी निजी डायरी, व्यापार से जुड़े सभी मूल दस्तावेज और मेरी व्यक्तिगत ट्रस्ट की संरक्षक मेरी बहू सिया होगी। यह सुनते ही पूरे कमरे में हलचल मच गई। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, दादाजी ने बहू को संरक्षक बना दिया, आखिर क्यों? लेकिन शरद माथुर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, अभी वसीयत पूरी नहीं हुई है। उन्होंने अगला पन्ना खोला। उनकी आवाज पहले से भी अधिक गंभीर थी। आज मैं एक ऐसा सच लिख रहा हूँ जिसे मैंने वर्षों तक छिपा कर रखा। 5 वर्ष पहले मेरी तबीयत अचानक फैक्ट्री में बिगड़ गई थी। मैं बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर पड़ा था। उस समय घर का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। मेरे पास जो लोग थे वे डर कर भाग गए थे। उस दिन मुझे अस्पताल पहुंचाने वाली, अपना खून देने वाली और मेरी जान बचाने वाली मेरी बहू सिया थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यदि 20 मिनट की देरी हो जाती तो मैं जीवित नहीं बचता। उस दिन मैंने देखा कि जिसे इस घर में नौकरानी समझा जाता है, वही इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनते ही शैलजा देवी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। आर्यन अवाक रह गया। उसे याद आया कि उसी दिन सिया घर देर से लौटी थी और उसने बिना कुछ पूछे उस पर घंटों चिल्लाया था। उसने आरोप लगाया था कि वह जानबूझकर बाहर घूमती रही। सिया ने उस दिन भी सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि जगदीश राठौर ने उससे वचन लिया था कि वह किसी से इस घटना का जिक्र नहीं करेगी। आज पहली बार वह रहस्य पूरे परिवार के सामने था। शरद माथुर ने तीसरा पन्ना खोला। इस बार उनकी आवाज में एक अलग ही दृढ़ता थी। मेरी संपत्ति का अंतिम उत्तराधिकारी वही होगा जो इस घर की महिलाओं का सम्मान करेगा। यदि मेरे जाने के बाद किसी ने भी सिया का अपमान किया, उसे नौकरानी कहा या उससे उसके अधिकार छीनने की कोशिश की, तो वह व्यक्ति मेरी चल अचल संपत्ति पर अपना अधिकार खो देगा। ऐसी स्थिति में मेरी सारी संपत्ति राठौर सेवा न्यास को स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसकी आजीवन अध्यक्ष केवल सिया होगी। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। आर्यन की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसे अपने ही शब्द बार बार याद आने लगे।
तुम मेरी पत्नी नहीं, इस घर की नौकरानी हो। आज वही शब्द उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुके थे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। शरद माथुर ने वसीयत का अंतिम पन्ना हाथ में लिया और बोले, जगदीश जी ने आखिरी पन्ने पर एक निजी संदेश लिखा है, जिसे केवल सिया और पूरे परिवार की मौजूदगी में पढ़ा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संदेश सुनने के बाद इस घर में कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सिया की धड़कनें तेज हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाबूजी ने अपने अंतिम संदेश में ऐसा क्या लिखा है, जिसे सुनने के बाद पूरे परिवार की किस्मत और रिश्तों का फैसला हमेशा के लिए बदल जाएगा। शरद माथुर ने वसीयत का अंतिम पन्ना अपने हाथों में उठाया। कमरे में बैठे सभी लोगों की निगाहें अब केवल उसी कागज पर टिकी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे के भारी माहौल को और भी गंभीर बना रही थी। शरद माथुर ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। यह मेरी वसीयत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि यह पत्र पढ़ा जा रहा है तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरे परिवार से मेरी एक आखिरी शिकायत और एक आखिरी इच्छा है। शिकायत यह है कि तुम लोगों ने हमेशा उस इंसान को सबसे छोटा समझा जिसने इस घर को सबसे बड़ा बनाए रखा। जिस बहू ने बिना किसी लालच के वर्षों तक मेरी सेवा की, मेरी बीमारी छिपाकर मेरी इज्जत बचाई, मेरे कारोबार के कागज संभाले और इस परिवार को टूटने नहीं दिया, उसी को तुम लोगों ने कभी बहू नहीं माना, कभी उसे नौकरानी कहा, कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझा। लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने सम्मान के लिए शोर नहीं मचाता, उसका सम्मान सबसे अधिक किया जाना चाहिए। पत्र पढ़ते पढ़ते शरद माथुर की आवाज भी भर आ गई। उन्होंने आगे कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी अर्थी को कंधा देने से पहले पूरे परिवार के सामने मेरी बहू सिया से माफी मांगी जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बनाई हुई राठौर सेवा न्यास की सारी संपत्ति तुरंत प्रभाव से समाज सेवा के लिए समर्पित कर दी जाएगी। मेरे किसी बेटे या पोते को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैंने यह निर्णय क्रोध में नहीं, बल्कि वर्षों तक सब कुछ देखने के बाद लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को यह समझ आए कि घर की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उस स्त्री के सम्मान से होती है जो उस घर को अपने त्याग से सींचती है। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखें झुक चुकी थी। शैलजा देवी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने कांपते हुए कदमों से सिया के पास जाकर उसके हाथ पकड़ लिए। आंसू पोंछते हुए बोली, बेटी, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं, काम करने वाली समझा। मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि घर तुम्हारे भरोसे चल रहा था, हमारे भरोसे नहीं। इतना कहते ही वे सिया के पैरों की ओर झुकने लगी, लेकिन सिया ने घबराकर उन्हें रोक लिया और गले लगा लिया।
दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वर्षों की कड़वाहट उस एक पल में पिघलती हुई महसूस हो रही थी। आर्यन अब तक बिल्कुल निशब्द खड़ा था। उसे अपने हर ताने, हर अपमान और हर वह दिन याद आ रहा था जब उसने दोस्तों के सामने सिया को नौकरानी कहकर उसका मजाक उड़ाया था। वह धीरे धीरे सिया के सामने आया। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप था। उसने कांपती आवाज में कहा, सिया, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं पति कहलाने के योग्य भी नहीं था। मुझे लगा था कि पैसे कमाने वाला ही घर चलाता है, लेकिन आज समझ आया कि घर उस इंसान से चलता है जो बिना किसी स्वार्थ से के सबका दर्द अपने भीतर छिपाकर मुस्कुराता रहता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी अपमानित नहीं करूँगा। सिया कुछ क्षण तक चुप रही। पूरे कमरे में सन्नाटा था। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे इस घर की संपत्ति कभी नहीं चाहिए थी। मुझे तो केवल इतना चाहिए था कि जब कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मेरा पति गर्व से कहे, यह मेरी पत्नी है। आज अगर आपके मन से वह अहंकार सचमुच समाप्त हो गया है, तो समझिए मुझे मेरी सबसे बड़ी दौलत मिल गई। बाबूजी की वसीयत का असली उद्देश्य जमीन बांटना नहीं था, बल्कि इस घर के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना था। सिया की बात सुनकर पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय आर्यन ने सबके सामने पहली बार सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और दृढ़ आवाज में कहा, आज से कोई भी मेरी पत्नी का अपमान नहीं करेगा। जिसने इसे नौकरानी कहा था, वही आज सबके सामने स्वीकार करता है कि यह इस घर की असली लक्ष्मी और सबसे बड़ा सम्मान है। खिड़की से आती हवा ने जगदीश राठौर की तस्वीर के सामने जल रहे दीपक की लौ को हल्का सा हिलाया, मानो वे कहीं से यह दृश्य देखकर संतुष्ट मुस्कुरा रहे हो। उस दिन राठौर भवन में केवल एक वसीयत नहीं खुली थी, बल्कि वर्षों से बंद पड़े लोगों के दिल भी खुल गए थे। परिवार को समझ आ गया कि विरासत केवल जमीन और मकानों की नहीं होती, बल्कि संस्कार, सम्मान और प्रेम की भी होती है। जिस घर में पत्नी को नौकरानी समझा जाता है, वहाँ सुख कभी नहीं टिकता। और जिस दिन पत्नी को उसका सम्मान मिल जाता है, उसी दिन से वह घर सचमुच परिवार बन जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।